दोस्तों, जब हम कविता की बात करते हैं तो उसमें शेर शायरी और गज़ल की बात ना हो तो यह कहाँ संभव है। गज़ल आज भारत में एक सर्वाधिक प्रचलित काव्य शिल्प विधा है जो उर्दू साहित्य से निकलकर हिंदी साहित्य और भारत के अन्य भाषाओं तक इनका प्रभाव संपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम गज़ल शेर शायरी के मूलभूत शब्दावली मूलभूत तत्वों से परिचित होने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हिंदी काव्य जगत के विभिन्न शिल्प विधाओं पर वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते आ रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं गज़ल में प्रयोग होने वाली मूलभूत शब्दावलियों पर। तो आइए देखें। गज़ल परिचय भाग 1। इस पर हम देखेंगे कि गज़ल क्या होता है, गज़ल की परिभाषा क्या है। गज़ल वास्तव में शेरों का समूह है, शेर जिसको कहते हैं हम, जिसमें समान रदीफ होता है जिसको समांत कह सकते हैं, और समान कॉफिया होता है जिसको तुकान कहते हैं, और ये जो है एक वज़न एक बहर पे होते हैं, इसे ही गज़ल कहा जाता है। तो गज़ल के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है, एक रदीफ हो, काफिया हो और बहर हो। अब देखते हैं शायरी क्या है। गज़ल लिखने की प्रक्रिया को शायरी कही जाती है। शायर जो गज़ल लिखता है उसे शायर कहते हैं। शेर जो इसी को हम शेर भी कहते हैं, समान रदीफ, समान काफिया और समान वज़न या बहर में लिखे 2 पंक्ति को ही हम शेर या शेर कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं दुष्यंत कुमार जी का प्रसिद्ध गज़ल का। यह जो है मतलब, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब देखते हैं मिसरा क्या है। शेर में जो 2 पंक्ति होता है उनके प्रत्येक पंक्ति को मिसरा कहते हैं। इस पहले पंक्ति को मिसराए उला कहा जाता है तथा दूसरी पंक्ति को मिसराए सानी कहा जाता है। जैसे इसी शेर पे देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, यह पहली पंक्ति होने के कारण इसे मिसराए उला कहा जाएगा, जबकि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए यह दूसरी पंक्ति है, इसलिए इसे मिसराए सानी कहते हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, यह शेर की पहली पंक्ति है इसलिए मिसराए उला है। और हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, ये शेर की दूसरी पंक्ति है इसलिए मिसराए सानी है। मतलब गज़ल के पहले शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया हो उसे मतला कहा जाता है। जैसे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसमें रदीफ चाहिए है और काफिया अलनी है, पिघलनी। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, यहाँ पर भी रदीफ काफिया रदीफ चाहिए है और काफिया अलनी है, निकलनी। इस प्रकार यह जो है इसका मतलब होता है। अब देखते हैं मक्ता। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। इस शेर में प्रायः शायर का नाम आता है। जैसे मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, इसमें गालिब शायर का नाम आया हुआ है। गज़ल के प्रकार, गज़ल 2 प्रकार के होते हैं। एक मुरद्दफ गज़ल जिसके शेरों में रदीफ का पालन किया जाता है, एक गैर मुरद्दफ गज़ल जिसमें रदीफ नहीं होते। अब देखते हैं रदीफ क्या है। रदीफ एक समान शब्द होता है जो मतलब गज़ल के पहले शेर के दोनों पंक्ति और सभी शेर के मिसराए सानी मतलब दूसरे पंक्ति में निश्चित रूप से आता है, उसे ही हम रदीफ कहते हैं। जैसे इसी उदाहरण में हम देखें, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसमें चाहिए शब्द जो है इसका रदीफ है।
जो मक्ता के दोनों पंक्ति के अंत में आया है और दूसरे शेर के दूसरे पंक्ति में आया है। अब हम देखते हैं काफिया। काफिया जो है रदीफ के ठीक पहले जो सम तुकान शब्द आता है उसे हम काफिया कहते हैं। जैसे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसमें देखते हैं पिघलनी में अलनी, निकलनी का अलनी और जलनी का अलनी, यही जो है इसका काफिया है। अब देखते हैं वज़न। किसी शब्द के मात्रा भार या मात्रा क्रम को उर्दू में वज़न कहा जाता है। जैसे फअल जिसका मात्रा भार 1-2 है, इसके उदाहरण में हम असर शब्द ले सकते हैं। अब फैलून जिसका मात्रा भार 2-2 है, इसका उदाहरण हम राजन शब्द ले सकते हैं। फा इसके मात्रा भार 2-1 है, इसके उदाहरण के रूप में हम राम शब्द ले सकते हैं। वज़न तय करना, शब्दों को बोलने में जो समय लगता है उस आधार पर शब्दों का वज़न तय किया जाता है। यहाँ वज़न को आप साधारण शब्द में वज़न ही कह सकते हैं। मात्रा का वज़न, वर्ण का वज़न या मात्रा भार। इस दृष्टिकोण से इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है लाम और दूसरा है गाफ। लाम जिस प्रकार हिंदी साहित्य में लघु होता है उसी प्रकार उर्दू साहित्य में लाम होता है। जिस वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ही हम लाम या लघु कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अ, ई, उ स्वर और इनसे बने हुए व्यंजन एक मात्रिक होते हैं, अर्थात यही लाम होते हैं। जैसे अ एक मात्रा, ई एक मात्रा, उ एक मात्रा, इसी प्रकार और चंद्र बिंदु युक्त व्यंजन भी जो है लाम या लघु होते हैं। अब देखते हैं गाफ। जिन वर्णों के उच्चारण का समय जो है लाम से अधिक होता है उसे हम लोग गाफ कहते हैं। हिंदी में जो दीर्घ मात्रिक जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसका भार 2 होता है, वही जो है उर्दू साहित्य में गाफ कहलाता है। हिंदी वर्णमाला की आ, ई, उ, ए, ओ, ऐ, ओ, ये जो स्वर हैं और इन स्वरों से बनने वाले व्यंजन गाफ कहलाते हैं। तथा संयुक्त व्यंजन भी संयुक्त व्यंजन और अर्ध व्यंजन की गणना हिंदी साहित्य के अनुसार ही किया जाता है। जैसे आ 2 मात्रा, ई 2 मात्रा, उ 2 मात्रा, ए 2 मात्रा, इसी प्रकार का, की, कु के 2-2 मात्रा के होंगे। अब देखते हैं हिज्जा गाफ। यह हिंदी साहित्य से भिन्न है। उर्दू साहित्य में मात्रा की गणना उच्चारण के आधार पर की जाती है, जबकि हिंदी साहित्य में लेखन के आधार पर की जाती है। उर्दू साहित्य में जिस शब्द का उच्चारण एक साथ होता हो उसको हम शाश्वत गुरु या हिज्जा गाफ कहते हैं। जैसे घर शब्द है, घर का उच्चारण एक साथ हो रहा है, इसलिए यह हिज्जा गाफ है जिसका भार 2 होगा। जल शब्द है, इसका उच्चारण भी एक साथ हो रहा है, इसलिए यह भी हिज्जा गाफ है और इसका भी भार 2 होगा। इसका भार हिंदी जैसे 1-1 नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। अजर, इसका उच्चारण अ और जर हो रहा है, हिंदी में इसका मात्रा भार 1-1 होगा, जबकि उर्दू साहित्य में इसका वज़न जो है 1-2 होगा, 1-1 नहीं। जिस प्रकार हिंदी छंद शास्त्र में यमाता, राजभान, सलगा, गण, लघु और गुरु का क्रम होता है, उसी प्रकार उर्दू साहित्य में लाम और गाफ के समूह को रुकन कहते हैं। रुकन 2 प्रकार का होता है, एक सालिम रुकन और दूसरा मुजाहिम रुकन। सालिम रुकन को ही हम मूल रुकन कहते हैं, जिसकी संख्या 7 होती है। इसमें पहला है मुतकारिब रुकन, जैसे फैलून जिसका मात्रा भार 1-2-2 होता है। इसके उदाहरण के लिए शब्द हम ले सकते हैं जलाजल या हमारा। दूसरे प्रकार के रुकन है मुतदारिक फैलून, जिसका मात्रा भार 2-1-2 होता है। उदाहरण के लिए शब्द हम ले सकते हैं सोमरस या कीजिए। इसी प्रकार दूसरे शब्द आप बना सकते हैं। तीसरा रुकन है हजज, जिसका मुफाइलून, जिसका मात्रा भार 1-2-2-2 होता है। इसके लिए शब्द समूह है चले घर को या अयोध्या जी। इस प्रकार आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं। रमल, फाइलातून 2-1-2-2। इसी प्रकार 5वां है रजज,
मुस्ताफिलून 2 2 1 2, जिसके उदाहरण दिल्ली नगर या आओ कहें शब्द हो सकते हैं। कामिल मुतफाइलून, जिसका मात्रा भार 1 1 2 1 2 होता है। इसके लिए वर्णों का यह समूह उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। ना कहो ना जी। 7वां रुकन जो है उसका नाम है वाफिर, और इसका मात्रा भार होता है मुफाइलतून 1 2 1 1 2। रखो ना रखो, ये जो है इसके उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। मुजाहिफ रुकन सालिम रुकन जो मूल रुकन होता है उसके किसी मात्रा को गिराकर या कम करके एक नया रुकन बनाया जाए तो इसको हम मुजाहिफ रुकन कहते हैं। जैसे मुफाइलुन मूल रुकन जिसका मात्रा भार 1 2 2 2 है कि तीसरी मात्रा 2 को घटाकर 1 करने पर मुफाइलुन बनता है 1 2 1 2। इसी प्रकार 2 2 1 2 रुकन से 1 2 1 2 या 2 2 2 रुकन बनाया जा सकता है। अरकान रुकन के समूहों को ही हम अरकान कहते हैं। अरकान से ही बहर का निर्माण होता है और बहर गजल का प्राण होता है। जैसे फाइलून जो मूल रुकन है, इसकी 4 बार पुनरावृत्ति कर दें तो फाइलातुन फाइलातुन फाइलातुन, यह जो है अरकान होगा। और इन्हीं अरकानों से जो है बहर का निर्माण होता है। बहर जिस लय पर गजल कही जाती है या जिस अरकान पर गजल लिखी जाती है उसे ही हम बहर कहते हैं। जैसे बहरे रमल, रमल मतलब फाइलातून की 4 बार आवृत्ति कर दे तो इसका निर्माण होता है फाइलातून 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 फाइलातून। अब तख्ती करना देखते हैं। शेर में बहर को परखने के लिए जो मात्रा गणना किया जाता है उसे ही तख्ती करना कहते हैं। जैसे हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इसमें मात्रा गणना करके देखें तो हो गई है, हो जो है वह जो है गुरु या गाफ है, ग जो है लाम या लघु है, ई जो है गाफ या गुरु है, और है जो है गुरु है, इसलिए इसका मात्रा भार 2 1 2 2 हुआ, जिसका रुकन फाइलातून हुआ। इसी प्रकार पीर पर्वत, इसका भी मात्रा भार 2 1 2 2 है और यह फाइलातून हुआ। सी पिघलनी, यह 2 1 2 2 हुआ, यह भी फाइलातून है। और चाहिए 2 1 2, इसका रुकन जो है फाइलून होता है। अब मात्रा गिराना, वास्तव में मात्रा गिराने का कोई नियम नहीं है। इसको गजलकार लोग शायर लोग छूट के रूप में लेते हैं। गजल के बहर के अनुसार किसी भी गाफ को घटाकर उसका उच्चारण यदि लाम की तरह किया जाए तो इसे ही मात्रा गिराना कहते हैं। जैसे कोई शब्द है जिसका वजन होता है फैलून 2 2, अब इसको यदि हम कोई पढ़ें तो इसका मात्रा भार 1 2 होगा फल रुकन में, और इसी कोई को कोई पढ़ें तो इसका वजन जो है फालू होगा जिसका मात्रा भार 2 1 होगा। ऐसे जो है उदाहरण इस दुष्यंत कुमार जी के शेर में भी देखें कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यहाँ दूसरे रुकन से कोई, यहाँ कोई का जो को है उसमें मात्रा भार गिराया गया है। वास्तव में मात्रा गिराने का और बहर का विशेष नियम होता है। इसको हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। मित्रों, आशा ही नहीं विश्वास है कि आज के इस वीडियो में गजल के संबंध में दी गई जानकारियों से आप भली भांति परिचित हुए होंगे। इसी संबंध में शेष भाग, तख्ती करना और मात्रा गिराने का नियम लेकर मैं अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।